एक बात और होती है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात आती है, नाम होता है, तो एक तुलना जरूर होती है कि टीएन शेषन साहब एक चुनाव आयुक्त थे। बार बार तुलना होती है, जब होती है तो लगता है कि डिटोरिएशन हो रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हर इलेक्शन कमीशन ने अपने समय में जो भी चुनौतियां आई उनको सामना करने के लिए जो भी नए नवाचार किए, उनने इलेक्शन कमीशन की छवि को आगे ही बढ़ाया है। केवल राजनीतिक दलों की ओर से बात उठती है, वो बार बार कहते हैं कि साहब आप पुरानी प्रक्रिया पे लौटिए, बैलेट से कराइए। हर बार जो संदेह है वो लोग खड़े करते हैं। पॉलिटिशियन जो हारा हुआ होता है उसे किसी भी व्यवस्था में भरोसा नहीं होता। वो तो हारा हुआ है, इसलिए वो तो सब पे उंगली उठाता है कि सब गलत है, सब गड़बड़ है, जब तक कि उसे जिताया ना जाए। जो फ्री बीज की बार बार बात आती है, आप अपने बजट का 30-30%, 35-35% हिस्सा सिर्फ इस पे खर्च करने की स्थिति, और बड़े ऐसे राज्य हैं जहां आर्थिक हालातों की बिल्कुल बुरी स्थिति है। क्या आप कहिएगा? आपने सरकार चुनी है, उसको पूरा अधिकार दिया है वो कैसे आपके बजटरी संसाधनों का उपयोग करे, वो कर रही है। इसमें कौन बीच में आ सकता है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो स्थिति है। अपने यहाँ के किसी भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि वो आदमी के हाथ में है और आदमी का चरित्र धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है ये हम सब जानते हैं। क्या कर देता है वो। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जो है पैसे बंटने को पकड़ रही थी सर, तो एक बिल्कुल अनपढ़ मजदूर चिल्ला रहा था। वो ये चिल्ला रहा है कि आप लोग क्यों पकड़ रहे हो ये? क्या आप सोचते हो कि जो पैसा बांट रहा है उसको हम वोट देते हैं? हम सबसे लेते हैं। जातिगत जनगणना का एक मसला आया है, तो यदि ये जुड़ता है तो क्या वोटर लिस्ट या इसको भी कहीं कोई ये प्रभावित करने की स्थिति होगी? इसको कैसे देखते हैं? एक अलग सा प्रश्न है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस जो है अंधेरे में तीर फेंक रहा है कि अगर हम ये सब करेंगे तो वोट का पोलराइजेशन हमारे फेवर में हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं। चूंकि चुनाव का मौसम है, तो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उठाए जाते हैं। तो आज हम इन तमाम सवालों को लेकर एक ऐसी शख्सियत के समक्ष मौजूद हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की शान है, हमारी आन है, बान है, हम कह सकते हैं। वो जन्मे उत्तर प्रदेश में है, मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, भारत भर में उन्होंने सेवाएं दी हैं। आप हैं मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड अधिकारी श्री ओपी रावत जी, जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो हम इस चुनाव के मौसम में उन्हीं से कई सारे सवालों को लेकर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं ओपी रावत साहब। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला। मैं शुरुआत करने चाहूंगा कि चुनाव की जो फ्री एंड फेयर पोल को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, आपने बहुत सारे नवाचार किए, बहुत सारे आपने प्रयोग किए। ये जो प्रयोग तो तमाम होते हैं, लेकिन बार बार कुछ सवाल क्यों खड़े होते हैं? तो आप फ्री एंड फेयर पोल के लिए कुछ सबसे पहले अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बड़ा होता। मैं सबसे पहले इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहूँगा कि पहले जो था राजनीतिक प्रश्न का हल कि कौन राज्य करेगा, ये बहुत बड़े युद्ध, बैटल्स एंड वार्स उनके जरिए होता। लाखों लोग मारे जाते थे, तब तय होता था कि कौन राज्य करेगा। उसको रिप्लेस किया है चुनाव ने, डेमोक्रेसी में। तो ये समझ लेना कि चुनाव में अब कोई बोलेगा भी नहीं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और चुपचाप वोट डल जाएंगे और बढ़िया निर्णय आ जाएगा कि कौन जीत गया। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है और इसमें सब लोग हर तरह की कोशिश करते हैं। तो सब तरह के प्रश्न उठेंगे, सब तरह की बातें होंगी, लेकिन सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हमारे देश में लगातार 1952 से लेके अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब फ्री, फेयर और क्रेडिबल हुए हैं। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना। 2017 में एक केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि यद्यपि, जिसमें वो अमेंडमेंट की बात थी, यद्यपि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में, लेकिन ये हमें संतोष है कि अभी तक जितने भी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वो सब निष्पक्ष रहे हैं, राजनीतिक रूप से पूरे न्यूट्रल रहे हैं, और उन्होंने अभी तक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस डिलीवर किए हैं।
तो ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि अपने यहाँ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि राजनीतिक दल जब भी चुनाव होता है तो हर तरह की हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, लेकिन जब परिणाम आ जाता है तो सब उसे शिरोधार्य कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह नहीं, इवन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की डेमोक्रेसी अगर अमेरिका देखें तो 20 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद 6 जनवरी 21 को संसद का घेराव हो गया, उपद्रव हो गया। वहाँ अभी भी केसेस चल रहे हैं, लोगों को सज़ा मिल रही है। दूसरे और देशों में भी अड़ोस पड़ोस में नज़र डालें, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कुछ ना कुछ ऊट पटांग होता रहता है, लेकिन अपने यहाँ तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और इलेक्शन पिटिशंस भी बहुत कम लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि हमारे यहाँ के चुनाव बहुत निष्पक्ष और फ्री फेयर होते हैं। और प्रश्न तो उठना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव जितना बड़ा यज्ञ जो है वो हो जाए और चुपचाप हो जाए, ये कैसे संभव है। एक बात और होती है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात आती है, नाम होता है, तो एक तुलना जरूर होती है कि टी.एन. शेषन साहब एक चुनाव आयुक्त थे, बार बार तुलना होती है, और उनका दौर आज का दौर, कुछ जब तुलना होती है तो कई बार लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो कुछ मानदंड स्थापित कर गए थे, कुछ उन्होंने ऐसे कड़े फैसले लिए थे, उसको आपने भी बहुत सारा आपने उसको आगे बढ़ाया, प्रयास हुए, लेकिन जब होती है तो लगता है कि डिटोरिएशन हो रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो है अगेन प्रासंगिकता की बात है। 1952 से जब पहले चुनाव हुए तो एक तरफा चुनाव होता था, एक ही पार्टी जीतती जाती थी। 1952, 1957, 1962, 1967 ये स्थिति बनी रही और चुपचाप आराम से एक ही पार्टी की जीत होती रही और चुनाव होते रहे। उसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ी और नए दलों ने काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत की, काम किया और ऐसा जनता के सामने उदाहरण पेश किया कि वो भी चुने जाने लगे। और फिर ऐसा दौर आया कि विधानसभाएं समय से पूर्व भंग होने लगी, इवन लोकसभा भी समय से पूर्व भंग हो गई। तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जो दौर बढ़ा, तभी ज़रूरत हुई कि रेफरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होना चाहिए। और उस समय के बाद से जब शेषन साहब आए तो उस समय तक तो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण चुनाव होने लग गए थे। तो वो बहुत अच्छा अवसर था एक ऐसे चुनाव आयोग के लिए कि यदि वो अपने को असर्ट करे और सरकार के सामने ना झुके, किसी के सामने ना झुके, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है और फिर से वो पुराने प्रथा, पुराने ट्रेडिशन को ला सकता है। और वही समय था जब शेषन साहब ने सारी चीज़ें की और उनको एक फ़ायदा हुआ 1977 की एक रूलिंग से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक पिटीशन के निपटारे के समय कहा कि यदि चुनाव के समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने कोई चुनौती आए तो ये नहीं होगा कि वो ईश्वर के सामने जाके प्रार्थना करे कि ईश्वर हमें शक्ति दो, हम इस चुनौती से कैसे निपटें। बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वो वर्तमान कानूनों के दायरे में रहते हुए जो भी उस चुनौती का हल करने के लिए काम करेगा वही कानून बन जाएगा। ये बहुत बड़ी रेजिडुअल पावर जो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे सेशंस आपको बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने हर चीज़ में उसका उपयोग किया, चाहे इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड हो, चाहे वो हेट स्पीच की हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बंदिशें लगाने की हो, सब में उन्होंने उसका उपयोग करते हुए उसको काफ़ी जनता के सामने सेंट्रल स्टेज पर लाके रखा। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और इलेक्शन कमीशन उससे पूरे विश्व में सेंट्रल स्टेज पर आ गई। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने जब भी रहे, इनफैक्ट सुकुमार सेन साहब को मैं याद करता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो मतदाता सूची थी उसमें उस समय सिर्फ 4 करोड़ लोग होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था। सिर्फ वो लोग जो टैक्स पे करते थे, पैसे देते थे ब्रिटिश सरकार को, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो ऐसे में सिर्फ 4 करोड़ की वोटर लिस्ट होती थी। अब आज़ाद हुए, हुक्म हुआ कि संविधान बन रहा है, लागू हो रहा है, आपको 51-52 तक चुनाव कराने हैं, तो नई वोटर लिस्ट बनाइए। उस वोटर लिस्ट में पाकिस्तान बन गया, तो रिफ्यूजी आ गए जिनका कोई पता नहीं था, जो कैंप में रहते थे। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी रिफ्यूजी आ गए, हमारे यहाँ से भी लोग चले गए, खाली मकान पड़े हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट बनाना, ना आपका व्हाट्सएप, ना मोबाइल फ़ोन,
इवन लैंडलाइन भी पहले नंबर प्लीज और फिर उस तरह का, चिट्ठियां भी एक एक महीना लेती थी। सारे देश में वोटर लिस्ट बनाना, कानून की जानकारी लोगों को देना और उस वोटर लिस्ट को फाइनल करने के बाद चुनाव कराना। 17 करोड़ वोटर हुए जब पहली वोटर लिस्ट बनी। तो उन्होंने ऐसे कठिन समय में इतना बढ़िया काम किया कि पूरे विश्व में परचम फैला दिया उन्होंने कि साहब ये काम हुआ है। तो उसी तरह से हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, हर इलेक्शन कमीशन ने अपने समय में जो भी चुनौतियां आई उनको सामना करने के लिए जो भी नए नवाचार किए, उनने इलेक्शन कमीशन की छवि को आगे ही बढ़ाया है। आपने कहा कि अधिकार मिले, कोर्ट की तरफ से एक ऐसा वो मिला, लेकिन एक जनरल परसेप्शन सर ये हो गया है कि राजनीतिक दल, सरकारी मशीनरी, कुछ निरंकुशता के बार बार आरोप लगते हैं उन पर। वो एक जो भय था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो राज्य में आपकी इकाइयां हैं, वो भय कुछ खत्म होता सा दिखता है। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। एक्चुअली ये इम्प्रेशन मुझे लगता है कुछ इंटेलेक्चुअल्स में है। आम जनता में इतना भरोसा है इलेक्शन कमीशन के प्रति, इतना भरोसा है कि आप देखिए, हमने जब ईवीएम के खिलाफ अभियान देखा, मैं उस पे आने वाला था, अगला मैं सवाल करता आपसे। उसमें जब अभियान देखा तो इलेक्शन कमीशन ने किया कि हम जनता के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि ये रखी ईवीएम, ये वीवीपैट रखी है, तुम खुद इसको मैन करो, खुद इसको ऑपरेट करो और खुद वोट डलवाओ और रजिस्टर में लिखो किसने किस कैंडिडेट को वोट दिया, फिर खुद काउंटिंग करो, मिलाओ कि सही आया कि नहीं आया, और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बैठ के देखेंगे दर्शक के रूप में। जब ये अभियान चला, और इनफैक्ट यहाँ तक किया इलेक्शन कमीशन ने तो कि सारे देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाया कि भैया आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लाके आप कर लो, हम 4 पोलिंग स्टेशन बना देते हैं, आपको पूरा समझा देते हैं हमारा ईवीएम क्या है, और आप उसमें कुछ भी करके दिखा दो। वो लोग आए, करीब 100 देशों के लोग आए, काफ़ी अच्छी वो हुई, उन लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और सब बहुत संतुष्ट गए। तो इतना बढ़िया अभियान चला कि सारी जनता और सारा विश्व हमारे जो वोटिंग अपरेटस था उसको मान्य करने लगा। उस समय अगर देश के अंदर कोई बात ऐसी करे कि नहीं साहब ऐसा है, तो एक उच्च न्यायालय ने फैसला भी दिया कि अगर आधारहीन आलोचना ईवीएम की कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 6 महीने की जेल होगी। तो उस समय एक पार्टी ने अभियान को क्या किया कि बाहर करेंगे तो जेल हो जाएगी, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर किया ताकि विधानसभा का विशेषाधिकार मिला रहे और उन्हें अरेस्ट न किया जा सके। इस तरह की बातें भी हुई। तो उससे मुझे ये लगता है कि ये इम्प्रेशन बहुत गिने चुने इंटेलेक्चुअल्स के अंदर है, या थोड़ा बहुत मीडिया में होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, और पॉलिटिशियन जो हारा हुआ होता है उसे किसी भी व्यवस्था में भरोसा नहीं होता। वो तो हारा हुआ है, इसलिए वो तो सब पे उंगली उठाता है कि सब गलत है, सब गड़बड़ है, जब तक कि उसे जिताया ना जाए। आप सोचिए, दिल्ली में 70 में से 67 सीट पाने वाली पार्टी जब वो एक जगह हार गई तो ईवीएम पर इसी पे आने वाला था कि पर राजनीतिक दलों की ओर से बात उठती है, वो बार बार कहते हैं कि साहब आप पुरानी प्रक्रिया पे लौटिए, बैलेट से कराइए। हर बार जो संदेह वो लोग खड़े करते हैं, आरोप आपने तो बहुत साफ कर दिया, स्पष्ट कर दी, कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई इसका कहीं कोई दुरुपयोग कोई दल कर ले या कोई सरकार कर ले या व्हाटएवर। लेकिन ये जो राजनीतिक दलों को कैसे समझाया जाए, कैसे, क्या आप सोचते हैं, क्या आपने तो कोशिश की होंगी आपके दौर में भी और अभी भी होती है? नहीं, आप उदाहरण देखिए ना, अमेरिका में भी 27 राज्य जो है वो ईवीएम यूज करते हैं, और जब भी वहाँ किसी राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी होती है तो कहाँ होती है? जहाँ बैलेट यूज हो रहा है। वो तो वहां भी अब सवाल उठने लगे कि चेंज करिए वो भी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज बुश का फ्लोरिडा, जहाँ पे गड़बड़ी हुई उसमें फिर चुनाव में रिजल्ट बदला, वो बैलेट पेपर वाला। 27 राज्यों में तो ईवीएम है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे चुनाव बढ़िया होते हैं। बहुत से देश हैं, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए, कोई ईवीएम में प्रश्न नहीं उठा। उसमें जो इनकम्बेंट राष्ट्रपति हैं वो चुनाव हारे और नया राष्ट्रपति बना, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तो भरोसा लोगों को है, सिर्फ हारा हुआ पॉलिटिशियन अपने देश में उंगली उठाता है, और वो भी उतने समय तक उठाता है जब तक कि चुनाव हुआ है, बस। उसके बाद वो भी भूल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ईवीएम बहुत भरोसे लायक है। एक लाइन का यही सवाल का मतलब जवाब आपका शायद हो कि इसमें कहीं किसी तरह की कोई गुंजाइश है फुल प्रूफ सिस्टम? देखिए, अपने यहाँ के किसी भी सिस्टम को मैनिपुलेट करने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि वो आदमी के हाथ में है।
और आदमी का चरित्र धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है ये हम सब जानते हैं। क्या कर देता है वो, जी मतलब हमने यहाँ तक लोगों को देखा है, बहुत जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि साहब अभी दिन नहीं है रात है जी कोर्ट में। जी सोच लीजिए आप, तो जब ऐसा चरित्र हो जाए तो उस समय तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ये सब व्यवस्थाएं करती है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर चरित्रहीन से चरित्रहीन व्यक्ति भी ड्यूटी में हो तो वो भी कुछ ना कर सके। आप सोचिए, पोलिंग पार्टी का किसी को नहीं मालूम होता कि हमारी पार्टी में कौन कौन होगा। पहले पहले से ही मालूम होता था तुम्हारी पार्टी ये है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 है, ये 2। अब कुछ नहीं मालूम होता। रेंडमाइजेशन होता है, जिस दिन सामान इशू होता है पोलिंग स्टेशन जाने के लिए उस दिन फाइनल रेंडमाइजेशन होके टीम बनती है, उसमें सब अलग अलग कार्यालयों के अलग अलग उधर के लोग होते हैं। जब वो परिचय करते हैं आपस में तब उन्हें आता है कि हमारी टीम ये है। यहाँ जाना है। उसी तरह से ईवीएम का रेंडमाइजेशन होता है, किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सी ईवीएम किस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी। पहले उसकी विधानसभा तय होती है, फिर विधानसभा तय होने के बाद दूसरे रेंडमाइजेशन में उसका पोलिंग स्टेशन तय होता है कि ये यहाँ जाएगी। उसी दिन बस गई और सीधे गाड़ी में बैठ गई और चली गई वहाँ पोलिंग स्टेशन। फिर पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग शुरू करने के पहले मॉक पोल होता है। सारे पोलिंग एजेंट को बुला के 1 घंटे कराया जाता है पोल कि भैया तुम अपने कैंडिडेट को वोट डालो और गिनते रहो, रजिस्टर में भी लिख दो। 1 घंटे बाद काउंटिंग करो, तुमने जितने अपने कैंडिडेट को वोट डाले थे उतने मिले कि नहीं। सारे लोग देखो मिल गए, संतुष्ट हो, दस्तखत करो कि हाँ संतुष्ट हैं, ईवीएम सही काम कर रही है। फिर उसको डिलीट किया जाता है, उसकी वीवीपैट स्लिप काउंट करके उनको अलग थैली में बंद किया जाता है और फिर मशीन को असली पोलिंग के लिए तैयार किया जाता है। हर तरह का प्रिकॉशन इलेक्शन कमीशन लेता है कि किसी भी तरह की चरित्र की गिरावट, प्रेशर, कोर्सन, किसी भी कारण उस आदमी को दिक्कत ना हो। भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, से व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईवीएम या किसी भी वोटिंग सिस्टम पे कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। आपने इसको बहुत अच्छे से बताया। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जो आप भय की जो बात होती कि जो भय एक होता था उसमें कुछ कमी है। जो आपके यहाँ नियमावली है, नियमावली में ये पाते हैं कि जैसे है कि संविदा का व्यक्ति चुनाव से उसे दूर रखा जाए, जो मुख्य भूमिका में है, कोई प्रतिनियुक्ति का कोई शख्स है उसको दूर रखा जाए। लेकिन अब ये इसको कहीं पालन इसका नहीं हो पा रहा है, ऐसी शिकायतें आती हैं, दिखती हैं। इसको लेकर आप क्या, इसको और शुद्धता हो, जो स्वतंत्र और निष्पक्षता की बात होती है, उस पे आप क्या सोचते हैं कि कैसे हो जाए? हम कुछ शिकायतें, मैं केवल एक संदर्भ की बात करूंगा तो उचित नहीं होगा। आपका जो इतना बड़ा ओहदा है, रहा है, आप तो वहां पूछना थोड़ा अच्छा नहीं है कि मैं इशारा मेरा जो रहा है, आवाजें उठती हैं, उसको कैसे देखते हैं, वो कैसे रुके? देखिए, इस तरह की कोई भी गलती अगर कहीं हो रही है तो चूंकि इलेक्शन कमीशन इतना छोटा सा कार्यालय है कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और टोटल स्टाफ वहाँ 300 के लगभग है। पूरे देश में अगर चुनाव कराना है आपको तो कम से कम नहीं तो 1.5 करोड़ लोग आपको लेने पड़ते हैं चुनाव कराने के लिए। 1.5 करोड़ लोगों की व्यवस्था इस छोटे से कार्यालय से संभव नहीं है। तो डिपेंडेंस हो जाती है राज्य कार्यालयों पर, जिला कार्यालयों पर, और उनको सारे टूल्स दिए जाते हैं, उनको सारी ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि अब आप ये करिए। उसके बाद भी अगर वो किसी तरह की पक्षपात गलती या वो करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जनता को ही एम्पावर कर दिया है कि आप ये देखिए, सी विजिल एप्लीकेशन हमने अपने साइट पे डाला है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन मुझे पता लगा कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको सशक्त बनाता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। और जहाँ भी कोई ऐसी गड़बड़ी हो रही हो, किसी भी तरह की गलती हो रही हो, आप उसको ऑन करिए। जब चुनाव हो रहे हैं तो वो ऑन हो जाएगा। फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो खींच लीजिए और उसमें सबमिट बटन दबा दीजिए। सारी जानकारी, फ़ोटो, वीडियो वो इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुँच जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी रखी है कि 100 मिनट के अंदर उसकी जांच हो जाएगी, उस पर एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और आपको खबर कर दी जाएगी कि आपकी शिकायत सही पाई गई और उस पर ये कार्रवाई आपने जो सूचना दिया उसका नाम भी गोपनीय रखने की भी शायद उसमें व्यवस्था है। ये बाद में हुई। जी। क्योंकि जब ये बनाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसमें कर्नाटक चुनाव में बेंगलोर में पायलट हुआ था और वहाँ क्या हुआ कि इसके पायलट होने के साथ ही 2 दिन बाद ही एक पत्रकार जिनने बहुत ताकतवर आदमी के खिलाफ शिकायत की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो
प्रेस ने कहा कि साहब भले ही ये एक्सीडेंट अलग दिखता है कि किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें संदेह होता है कि इसने इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ शिकायत की थी तो कहीं उनने तो नहीं इंजीनियर किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक आप ऐसा कर दीजिए कि उसमें एनोनिमिटी, मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहे तो एक बॉक्स बना दीजिए तो उससे वो बचा रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर वो भी कर दिया, लेकिन उसमें फिर यह है कि ना तो हमारे पास नंबर होगा इलेक्शन कमीशन के पास आपका, ना फ़ोन नंबर, ना नाम, कुछ नहीं होगा। तो फीडबैक जो है फिर आपको टीवी या अखबार से मिलेगा कि आपकी उस शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई है। तो ये किया गया है और बहुत अच्छा, इतना अच्छा परिणाम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,42,000 शिकायतें आई सी विजिल पे, 1,10,000 सही पाई गई, अरेस्ट हुआ, जब्ती हुई, एफआईआर हुई, एक्शन हुई, 1,10,000। और जबकि पहले क्या होता था, लाखों शिकायतों में से 100-150 ही सही पाई जाती थी, लाखों में से। जी। और अब लाखों में से लाखों ही सही पाई जा रही हैं। अब मैं जो वो था कि नियमावली थी जिसको लेकर मैं बहुत उसको नहीं, लेकिन इशारों में पूछता हूँ कि क्या कोई मुखिया हो जो मशीनरी का मुखिया है, यदि वो प्रतिनियुक्ति पर है, संविदा पर है, तो क्या वो चुनाव कराने के लिए उसकी भूमिका या उसका रहना ठीक होगा? या क्योंकि इसको सवाल भी उठे, प्रश्न भी हुए, थोड़ा सा आपकी इस पे राय चाहे यदि है। प्रतिनियुक्ति पर कोई है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय है, प्रतिनियुक्ति पर है, इसलिए उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता। लेकिन जो संविदा, डेली वेज, ये लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में सीधे नहीं शामिल किया जाता। ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे कि कोटवार को पोलिंग स्टेशन पर मदद करने के लिए, इस तरह के सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। तो अगर ऐसा कहीं लगाया गया है तो तुरंत उसकी शिकायत होनी चाहिए कि साहब ये गलत आदमी लगाया है, इसको हटा दीजिए, तुरंत हटा दिया जाएगा। अच्छा, जो बयानबाजी होने लगी, जिस तरीके की लोग खुल के चीज़ें करने लगे हैं, कोशिशें आपकी ओर से इलेक्शन कमीशन बराबर करता है, सारे प्रयास उसकी ओर से होते हैं, लेकिन जो प्रलोभन की बातें हैं, खुलेआम प्रलोभन, मतलब आप कई भाषावली की बात है, जिस तरीके की भाषा है कि आप बूथ हमारा जिताइए, लेके आइए, एक भी वोट नहीं मिला तो हम आपको इतना कर देंगे, आप उससे पैसे ले लीजिए, वोट उसे मत दीजिए, इस तरीके की जो बातें आती हैं, ये बातें भले ही आचार संहिता लागू होने के पहले हों, लेकिन क्या ये एक नेता या जो पॉलिटिकली जो शख्स है उसको करना उचित हो? क्या इस पे कोई इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले सकता कि ये वो आचार संहिता के पहले की बात है इसलिए नहीं हो सकता? इलेक्शन कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पहले होता ही नहीं है। जी। जिस दिन घोषणा हो जाती है उसी दिन सी विजिल ऐप भी एक्टिव होगा, उसी दिन इलेक्शन कमीशन भी जीवित होगी, उसके पहले नहीं, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद भी नहीं। जी। जी। आपको उसके लिए एक उदाहरण भी मैं बताता हूँ कि एक जगह चुनाव हो रहे थे तो एक विधानसभा क्षेत्र में 89 करोड़ रुपए बंटने का सबूत इलेक्शन कमीशन को मिल गया। सर। तो इलेक्शन कमीशन ने 1977 की रूलिंग का सहारा लेके, कि जब ये कानून बना हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उस समय तक पैसे का कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उनने प्रावधान नहीं किया है। अभी इतना बंटने लगा है जिससे कि वातावरण पूरा दूषित हो गया है और चुनाव कराने लायक माहौल नहीं रहा है। तो ऐसे में हम 1977 की रूलिंग का सहारा लेके इस चुनाव को रद्द करते हैं। उन्होंने रद्द कर दिया, चुनाव रद्द कर दिया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला कायम रखा। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए उस क्षेत्र में, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा, दोबारा चुनाव हुए तो एक पैसा भी नहीं बटा, कहीं कुछ पकड़ा भी नहीं गया, कुछ दिखा भी नहीं। लेकिन जब परिणाम आया, काउंटिंग के दिन परिणाम आया, तो परिणाम आया कि उस व्यक्ति ने, जिस पर संदेह था, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए विक्ट्री मार्जिन के और जीत गया। सर। तब जाके कुछ थोड़ा बहुत पता किया गया कि भाई हुआ कैसे ये। कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले टाइम जो बांटा गया था उसका लोगों ने एहसान चुकाया है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जब पता चला तो पता ये चला कि उसने ये सभी को ट्रेन कर दिया था कि भाई घोषणा से लेके रिजल्ट निकलने तक इलेक्शन कमीशन रहता है, उसके सर्वेलेंस टीम रहते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड रहते हैं, पकड़ धकड़ होती है, इसलिए चुप रहो, कुछ मत करो, सिर्फ इस दौरान आप अपने वोटर को टोकन बांट दो कि अगर तुम्हारे पोलिंग स्टेशन से हमें एक वोट भी ज़्यादा मिला तो इस टोकन में जो नंबर लिखा है उसमें 1000 से गुणा करना और हमारे काउंटर पे आ जाना, वो आपको मिल जाएगा। सर। उस समय इलेक्शन कमीशन होगा नहीं, कोई पकड़ सकता नहीं, इसलिए हम दे देंगे। उस प्रॉमिस ने पूरी जनता को मोटिवेट कर दिया कि उसी को वोट करो, और इसीलिए वो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत गया।
तो ये सब इनोवेशन तो अपनी पॉलिटिकल क्लास करती रहती है, और वो जानबूझ के ये सोचते हैं कि अभी तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम कुछ भी बोल के बच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में रखिए। लाखों लोगों के मरने से राजनीतिक प्रश्न का हल होने से अच्छा है कि ये छोटी मोटी बातें होती रहें और चुनाव से ही राजनीतिक प्रश्न का हल हो जाए, ये बेटर है। जी जी सर, जो चुनाव खर्च की जो बात है, चुनाव खर्च जो है दिखता है कि किस तरीके का हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाना। आप कह रहे हैं कि मशीनरी हमारी कम है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसमें और सुधार की क्या गुंजाइश देखते हैं कि सबको पता है कि कितनी महंगाई है, वो इलेक्शन कैसे लड़ता है और फिर उसमें क्या क्या उसे करना पड़ता है, इसमें सुधार के लिए आपने कुछ नवाचार करने की कोशिशें की थी, क्या और हो सकता है इस मोर्चे पर? इसमें क्या है, चुनाव खर्च के बारे में जो अभी सीलिंग है, ऊपरी सीमा है, वो सिर्फ कैंडिडेट के चुनाव खर्च पर है। विधानसभा में 40 लाख और जी लोकसभा में 95 लाख, जी इतने के अंदर उसे अपना चुनाव मैनेज करना है। लेकिन अपने देश में पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई सीलिंग नहीं है, सर। कोई सीमा नहीं है। तो होता ये है कि पॉलिटिकल पार्टी 10-20 करोड़ भी एक क्षेत्र में खर्च कर देती है, कहाँ 40 लाख, कहाँ 10-20 करोड़। तो आम जनता को तो इम्प्रेशन ये जाता है कि कैंडिडेट ने इतने करोड़ों खर्च किया, फिर ये काहे का 40 लाख। इसीलिए अपने एक प्रधानमंत्री ने कहा था, ये हमारे देश में जो राजनीतिक व्यक्ति अपना लेजिस्लेटिव कैरियर शुरुआत करता है तो एक झूठ से करता है सर। वो झूठा एक्सपेंडिचर फाइल करता है इलेक्शन कमीशन में कि मैंने सिर्फ इतना ही खर्चा किया है। कितनी बड़ी स्वीकारोक्ति थी सर। तो इसमें जब तक राजनीतिक दल के खर्चे पर सीलिंग नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सीलिंग नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी राजनीतिक दल के खर्चे को मॉनिटर या पकड़ धकड़ नहीं कर पाती, सिर्फ कैंडिडेट के खर्चे को करती है। और उससे ये होता है कि कैंडिडेट का खर्चा तो अंदर आ जाता है, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी खर्चा कर रही है उससे वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई दिखता है। ये समस्या है, इसका हल होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। सर, एक तो ये चीज़ हुई, साथ साथ हम ये पाते हैं, ये देखते हैं कि फ्री बीज की जो बात होती है वो आपने इलेक्शन कमीशन के जद में नहीं है, हद में नहीं है कि वो उसका कार्य चुनाव शुरू हो, आचार संहिता लागू होते ही और आचार संहिता खत्म होते ही, लेकिन ये जो बढ़ता चले जा रहा है, आपको नहीं लगता कि जो सुधार हो रहे हैं उन सुधारों में कि इसमें भी कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका या जो स्टेट के जो आपकी बॉडीज हैं कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्शन के साल 1.5 साल ऐसा कुछ एक बंदिशें हो कि इस तरीके की कम से कम नहीं हो, कुछ रोक लग पाए, इसके बारे में कुछ सोचते हैं? है अलग तरीका का प्रश्न है, इस पे कुछ सुधार, जब सुधार होने की बात होती है। अभी इसके साथ एक प्रश्न अगला और इसी से जुड़ा मैं एक और करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इस पे बोलिए कि जो फ्री बीज की बार बार बात आती है, आप अपने बजट का 30-30%, 35-35% हिस्सा सिर्फ इस पे खर्च करने की स्थिति, और बड़े ऐसे राज्य हैं जहां आर्थिक हालातों की बिल्कुल बुरी स्थिति है, क्या आप कहिएगा? आपने सरकार चुनी है, उसको पूरा अधिकार दिया है वो कैसे आपके बजटरी संसाधनों का उपयोग करे, वो कर रही है, इसमें कौन बीच में आ सकता है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो स्थिति है। दूसरा, मैंने ये देखा कि अपना वोटर बहुत मैच्योर होता जा रहा है। सर। एक राज्य में चुनाव के दौरान एक बिल्डिंग चल रही थी जहाँ मजदूर थे और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड जो है पैसे बंटने को पकड़ रही थी। सर। तो एक बिल्कुल अनपढ़ मजदूर चिल्ला रहा था, तो हमने ड्राइवर से कहा यार वो क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी भाषा अलग है, वो अपने प्रदेश की भाषा बोल रहा था। तो उसने समझाया साहब वो ये चिल्ला रहा है कि आप लोग क्यों पकड़ रहे हो, ये क्या आप सोचते हो कि जो पैसा बांट रहा है उसको हम वोट देते हैं? सर। सर। हम सबसे लेते हैं, और 5 साल में एक बार ये जो चुनाव महाकुंभ होता है इसमें हम अपने परिवार को थोड़ी खुशियां ला देते हैं। सर। वोट हम उसी को देते हैं जो सबसे कम ईविल कैंडिडेट खड़ा करता है, सर। क्योंकि कोई अच्छा भला कैंडिडेट तो कोई खड़ा ही नहीं करता, सर। लेकिन उनमें सबसे कम खराब जो है हम उसको ही वोट देते हैं, और जो हमारा काम करे, हमारे लिए वो करे, उसको ही वोट देते हैं। ऐसा वो बोल रहा था। अब सोचिए कितना मेच्योर वोटर है कि अनपढ़ है, लेबर है, गरीब है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में यह है कि हमें वोट उसी को देना है जो सबसे अच्छा हो कैंडिडेट्स में और जो हमारे लिए, जनता के लिए काम करे। तो ऐसे में हमें अपने वोटर पर भरोसा करना चाहिए, और वो फ्रीवीज के पीछे का बैकग्राउंड वो निकल के समझ के वो उन्हें रिजेक्ट करेगा, अपने आप ही रिजेक्ट करेगा। लेकिन आप सोचते हैं ऐसा कि कुछ इस पे
ऐसा कोई कानून बने कि उस पर भी इलेक्शन कमीशन में इंडिया 5 साल निगाह रख पाए कुछ। ठीक है कि हमने सरकार चुनी, वो वोटर का अधिकार है, उसने क्या चुना उनको हमने अधिकार दिया, वो मियाँ बीवी ठीक है, लेकिन काजी तो अल्टीमेटली है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कुछ ऐसा कुछ अगर नहीं, कोई लेकिन कानूनी जैसे रूप हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं आप कानून निगाह रख सकें कुछ। कानून तो सरकार ही बनाती है ना, और सरकार सोवरेन होगी एक तरह से, प्रतिनिधि सरकार, तो वो क्यों बनाएगी ऐसा? वो जो करना चाहेगी करेगी। जनता को ही रिजेक्ट करना होगा कि ये सब आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करो, इसको करोगे तो हम वोट नहीं देंगे। ईवीएम कैंपेन के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जब आम जनता के दरबार में गुहार लगाई और उनको दिखा दिया, तो सोचे उस समय एक बाई इलेक्शन हुआ, तो जो कैंपेन चला रहे थे उनका कैंडिडेट जो है बहुत पॉपुलर था, 3 बार का जीता हुआ था जी, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो जो आम जनता लेसन सिखाएगी राजनीतिक नेताओं को कि सब ये सब बर्बादी ठीक नहीं है। सर सर आपने कहा कि हमारा देश का जो लोकतंत्र है और हमारी जो ये चुनाव का महायज्ञ है बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा है। वोटर लिस्ट और तमाम कार्य कितनी दुष्कर होते हैं, कितने मुश्किलों से कराते हैं आप, चूंकि आपका अनुभव रहा है, आपने पूरा देश देखा है। अभी एक जो नई बात है, थोड़ा सा हटके है सवाल, कि जातिगत जनगणना का एक मसला आया है। तो यदि ये जुड़ता है तो क्या वोटर लिस्ट या इसको भी कहीं कोई ये प्रभावित करने की स्थिति होगी? इसको कैसे देखते हैं? एक अलग सा प्रश्न है। आप एज ए आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, साथ साथ एक हिंदुस्तानी नागरिक तो है ही है, तो अगर दोनों तीनों प्रकार से जिस पे आपको उचित लगे उस पे थोड़ा सा इसमें। एक्चुअली इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं जी, है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस जो है अंधेरे में तीर फेंक रहा है कि अगर हम ये सब करेंगे तो वोट का पोलराइजेशन हमारे फेवर में हो जाएगा, सर। हमें करने में मदद मिलेगी, ये सब सोच रहे हैं। तो मैंने कहा हमारी पॉलिटिकल क्लास बहुत इनोवेटिव है, और इलेक्शन कमीशन को इन इनोवेशंस को डिसर्न करके कि जो कानूनी दायरे में है करने दीजिए, जो कानूनी दायरे के बाहर हैं और इलेक्शन को प्रभावित करते हैं उनके लिए अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद बनाइए, और इलेक्शन कमीशन ये करता रहता है। सर सर जैसे अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्तियों को लेकर अभी जो लास्ट बिल आया था, इसे कैसे लेते हैं? इससे क्या कुछ निकल के आना है? इस पे कई सवाल भी खड़े हुए हैं, दोनों प्रकार की चीजें इसमें आई। उसको आप एज ए एक्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उस पे आपके बारे में आपका क्या सोच आप रखते हैं? उसमें क्या और बेहतर जो हो जाए, या उसमें क्या कुछ निकल के आता, उसमें आपका व्यू क्या, आप बताइएगा। मैंने तो ये बताया आपको पहले ही कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग के दौरान ये कहा कि यद्यपि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है इनकी नियुक्तियों के बारे में, लेकिन अभी तक जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं उन सब ने राजनीतिक न्यूट्रलिटी का परिचय दिया है और फ्री फेयर इलेक्शन डिलीवर किए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि अभी तक वर्तमान प्रक्रिया से नियुक्त किए गए सारे इलेक्शन कमिश्नर्स निष्पक्ष रहे हैं, अपॉलिटिकल रहे हैं, और उन्होंने वेरी फेयर इलेक्शन डिलीवर किए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी लगा दी है कि अगर आप कानून अभी भी नहीं बनाते हो तो अगली नियुक्ति जो है वो हमारी कमेटी से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस होंगे। तो अगर कानून बन जाता है तो ठीक है, उससे होगा, और नहीं तो इस कमेटी से होगा। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, दोनों ही स्वागत योग्य हैं। अच्छा, एक देश एक चुनाव, ये भी अभी चल रहा है, इसके लिए कमेटी है, रिपोर्ट्स भी सामने ही है, आने वाली है। इसको लेकर आपका व्यू कि एक देश एक चुनाव क्या संभव कैसे होगा, क्या इसमें आप राय रखते हैं? एक्चुअली अपने यहाँ एक देश एक चुनाव हुआ, 1952 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। 67 के बाद ही ये जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन जब बढ़ा तभी ये स्थिति उत्पन्न हुई कि विधानसभाएं समय से पूर्व भंग हो गई, लोकसभा भी एक बार समय से पूर्व भंग हो गई। तो ये सब चीज़ें अलग हो गई, अलग सिंक्रोनाइजेशन से दूर हो गई, और अब पूरे 5 साल चुनाव चलते रहते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ही 82-83 में सरकार को सुझाव दिया था कि आप कुछ अमेंडमेंट्स कर दीजिए कानून में, तो हम फिर से इनको एक देश एक चुनाव की स्थिति में ला देंगे, और उससे ये 5 साल चुनाव होने की स्थिति से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का सुझाव था, लेकिन उस समय अमेंडमेंट नहीं हुए, आगे कार्रवाई हुई नहीं उस सुझाव पर, इसलिए फिर चुनाव चलते रहे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाध्य है संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कि जब भी किसी हाउस का कार्यकाल खत्म होने को हो तो आपको चुनाव करा देना है, ताकि खत्म होने के पहले ही नया हाउस बन जाए। तो वो करती जा रही है। अगर कोई ऐसा कानून आता है और कोई इस तरह की व्यवस्था होती है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, होना ही चाहिए। सर आखिर में ये जानना चाहूँगा कि जो सब हो रहा है इसको और पुख्ता, जैसे आपने, मैंने कहा शुरुआत वहीं से की, तो नवाचार बहुत सारे आपने किए, प्रयास आपके हुए, तो इसको, इस महायज्ञ को और ऐसा कि जिससे कि
और संदेश जाए। जैसे आपने कहा कि बहुत छोटे मोटे लोग, बहुत कमतर लोग हैं, इंटेलेक्चुअल में कुछ शंका कुशंकाएं, बाकी आम जन जानता है। तो आपको लगता है कि ये कर दिया जाए तो और ऐसा हो सकता है, इससे और शुचिता बढ़ेगी, कमीशन जो ईसीआई है, जो आपकी बॉडीज हैं, इनके प्रति और एक विश्वास जागृत होगा? उस पर आपका एक कमेंट अंतिम। मुझे ये लगता है कि ट्रेड ऑफ बहुत सीरियस है इसमें। आप प्रजातंत्र को चलाते रहना चाहते हैं या सिर्फ शुचिता पर ही जोर दे रहे हैं बस। युद्ध में तो किसी तरह की शुचिता नहीं होती थी, रात में भी अटैक करके मार देते थे और राजा बन जाते थे, है ना? जी जी। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो शुचिता महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से साफ सुथरे चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लेकिन उन सबसे भी बड़ा प्रश्न है, डेमोक्रेसी सुरक्षित रहनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को काम करना है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी गई तो फिर तो जो विकल्प है वो बहुत खतरनाक है, बहुत वायलेंट है, बहुत ही खराब है। इसलिए हमें इस व्यवस्था को चलाते रहना है और उसके लिए जो भी ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन काफ़ी कुछ कर रही है। आप देखिए, वोटिंग की सुविधा के लिए 80 साल से ऊपर और दिव्यांगजनों को घर पे जाके वोट डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पे आपको क्यू से परेशानी ना हो, टाइम ना लगे। ऐसे मशीन बना दी है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बेचारे फसल कटाई के लिए, क्योंकि हमारे अपने एरिया में रोज़गार नहीं है तो वो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं और वहाँ से कमा के लाते हैं। उस दौरान अगर चुनाव हुए तो वोट नहीं डाल पाते हैं। उनको वोट डालने की व्यवस्था के लिए एक रिमोट वोटिंग मशीन बनाने की व्यवस्था करी है, और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जागरूक रहते हुए सारे चैलेंजेस को, सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और सारे वोटर्स को वोट डालने की बहुत अच्छी सुविधाजनक सुविधा बनाने के लिए प्रयासरत है, कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर करने की तरफ बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को लगाए हुए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपने को संतोष होना चाहिए और जहाँ भी हम लोगों को कमी दिखती है उसको उजागर करना चाहिए और सी विजिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं हमारे सामने, ये नहीं सोच सकते हम कि ऊपर वाला ही एक्शन लेगा। अरे हमारे सामने गड़बड़ी हो रही है, आपके हाथ में हथियार भी है, करिए, कुछ तो करिए। क्योंकि हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखे। इसको बहुत बड़ी कीमत देके हम लोगों ने पाया है, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े लोग बेचारे इस आज़ादी के आंदोलन में चले गए, तब जाके हमें ये हासिल हुई है। अब इसको ये टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करिए। इसे सुरक्षित रखने के लिए आप पूरी तरह से जागरूक रहिए और अपने काम में लगिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाला, हमें वक्त दिया, हम आभारी हैं आपके। तो आप थे श्री ओपी रावत साहब, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत साफ गोई से उन्होंने सारे के सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि देश में अगर आपको लोकतंत्र को बचाए रखना है तो जनता को खुद को आगे आना होगा, अपने अधिकारों का उसको उपयोग करना होगा। सी विजिल जैसा हथियार आपके हाथों में है, आइए उसका उपयोग कीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये भरोसे ना करिए कि ये सब कुछ करेगी मशीनरी, करेगी कमीशन करेगा। इसको छोड़कर यदि अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो इस पर कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। सबका एक बहुत अहम योगदान होगा। मैं धन्यवाद करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँ कि हमारा चैनल नया है मध्य प्रदेश के लिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हौसला अफजाई कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि हमारा ये जो वीडियो है, ये जो एपिसोड है, आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।